आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन है और इस मौके पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने निशांत कुमार की राजनीति में आने को लेकर बयान दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए और वो इसको लेकर सीएम नीतीश से भी बात करेंगे। निशांत कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इकलौती संतान क्या राजनीति में कदम रखने वाले हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एक बार फिर से निशांत के राजनीति में आने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि निशांत को अब राजनीति में आना चाहिए और वो इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार से भी बात करेंगे। निशांत जी को पार्टी में आकर के काम करना चाहिए, ये सबकी भावना है, हम सबकी भावना है कि निशांत जी को आके पार्टी में काम करना चाहिए। संजय झा का ये बयान तब आया जब पूरा बिहार सीएम नीतीश के 75वें जन्मदिन को मना रहा है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने भी संजय झा से सहमति जाहिर की और निशांत का राजनीति में स्वागत करने की बात कही। हम सब लोग चाहते हैं कि उनको आना चाहिए और हम लोग इंतजार में हैं कि जल्दी आवे। संजय झा की मांग पर अब सियासत भी गर्मा गई है। लगातार सिंप्लिसिटी से अपना जीवन जीते हैं, लगातार सामाजिक कार्यों में दिखते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे युवा अगर बिहार की राजनीति में आते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए, जदयू वाले ये देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की मानसिक अवस्था अब सरकार चलाने लायक नहीं रही है और इसका फायदा उठाकर भाजपा ने सरकार पर कब्जा कर लिया है, तो अंदर से बेचैनी है, नेतृत्व की तलाश हो रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र श्री निशांत जी राजनीति में आए, ये तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं। हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी ने भी कई मौकों पर कहा है कि निशांत जी को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन उनको रोक कौन रहा है? अब सवाल है कि निशांत आखिरकार कब राजनीति में कदम रखेंगे, क्या रखेंगे भी या नहीं। हालांकि इसी महीने 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव है, तो क्या निशांत कुमार जल्द ही राजनीति में कदम रख सकते हैं? क्या जेडीयू से राज्यसभा जा सकते हैं? ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 75 साल के हो गए। सीएम नीतीश कुमार का जन्मदिन पूरे बिहार में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने कहीं केक काटकर सीएम नीतीश को बधाई दी, तो कहीं पटना से कल्याण बीघा तक यात्रा निकालकर जश्न मनाया। आज बिहार के आसमान में खास खुशी छाई हुई है। 1 मार्च 2026 सुशासन बाबू, विकास पुरुष, बिहार के सबसे लंबे समय वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 75वां जन्मदिन। पूरे राज्य में जश्न का माहौल। पटना के जेडीयू कार्यालय के बाहर कार्यकर्ता बड़े बड़े केक काट रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। कहीं रक्तदान शिविर लगे हैं, तो कहीं युवा पोस्टर लगाकर भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। और सबसे खूबसूरत तोहफा सीएम नीतीश कुमार ने खुद अपने जन्मदिन पर 51 लाख आंगनबाड़ी बच्चों को 2-2 सेट नई ड्रेस देने की सौगात दी। जीविका दीदियों के हाथों बनी वो ड्रेस आज बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर रही है। देखिए, आज हमेशा नेता का ये सोच रहा है कि हमारे लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के सिपाही हैं, सामाजिक कार्यों से भी जुड़े रहे, ये उनका संदेश है। और उन्होंने अपने सभी कार्यक्रमों में सामाजिक कार्यों को जोड़ा है, चाहे वो जल जीवन हरियाली हो, चाहे वो दहेज प्रथा हो, बाल विवाह हो, जो बच्चे दिल में छेद के साथ पैदा होते हैं, उनके लिए अहमदाबाद भेजकर उनका इलाज कराना हो। ये जन्मदिन सिर्फ एक नेता का नहीं, ये उस इंसान का जन्मदिन है जिसने 2005 की न्याय यात्रा से लेकर आज तक बिहार को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का संकल्प कभी नहीं छोड़ा। सड़कें बनी, बिजली पहुंची, लड़कियां पढ़ने लगी, शराबबंदी हुई, अपराध कम हुए और सबसे बड़ी बात, बिहार में एक बार फिर आशा जगी। आज बिहार खुशी के आंसू बहा रहा है। एक ऐसा नेता जो कभी थका नहीं, जो कभी रुका नहीं,
जिसके कंधों पर पूरा बिहार टिका रहा, वो मुस्कुराते हुए कहते रहे, हम सब मिलकर करेंगे। 75 साल, लेकिन दिल आज भी वही है। बिहार के हर गरीब का, के हर एक किसान का, हर माँ और बहन का। आज केक कट रहा है, मिठाई बट रही है, लेकिन असली केक तो वो मुस्कान है जो हर बिहारी के चेहरे पर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई दी, उनके किए गए कार्यों की सराहना की। सुशासन बाबू, आपने साबित कर दिया कि राजनीति भी इंसानियत के साथ हो सकती है। आप स्वस्थ रहें, लंबे उम्र पाएं और बिहार को नई बुलंदियों तक लेकर जाते रहें। जन्मदिन मुबारक हो नीतीश जी। बिहार आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अपराधियों के खिलाफ बिहार पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। इसी कड़ी में पटना में पुलिस ने कुख्यात अपराधी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अपराधी के पैर में गोली लगी है। राजधानी पटना में बिहार पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा एक बार फिर से चर्चा में है। ताजा मामला मरीन ड्राइव इलाके का है, जहां पर पुलिस ने कुख्यात अपराधी अमित कुमार उर्फ नीतीश का हाफ एनकाउंटर कर दिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अमित कुमार मरीन ड्राइव के पास किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसी जवाबी फायरिंग में अमित कुमार के पैर में गोली लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। ये सूचना मिली कि इनके बीरपहोर थाना कांड संख्या 7626 के फिरार अभियुक्त अमित कुमार मरीन ड्राइव पे किसी अपराध कारित करने के लिए मौजूद हैं। इस सूचना का सत्यापन करने हेतु हमारी पुलिस आई तो उन पे जान मारने के उद्देश्य से हमला की गई। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ भी जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें ये घायल हुए हैं। घायल हालत में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जाती है। पुलिस टीम मौके से हथियार और अन्य सबूत को जुटाने में लगी है। साथ ही इस मामले की जांच भी जारी है। पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि अपराधी किस वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। फिलहाल पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी है और शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत आगे भी अपराधियों पर कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि बिहार सरकार ने ये साफ कर दिया है, अपराधियों को जवाब उन्हीं की भाषा में दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित की रिपोर्ट। और अब बात इजराइल और अमेरिका के उस हमले की जिसने ईरान में ऐसी तबाही मचाई, जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। इजराइल और अमेरिका ने हवाई हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई को मार गिराया। खामेनेई के साथ उनके परिवार के कई दूसरे लोग भी मारे गए। पर सवाल है कि इतनी सुरक्षा के बावजूद गुप्त ठिकानों पर इजराइल और अमेरिका ने आखिरकार कैसे खामेनेई को निशाना बनाया। दिखाते हैं एक रिपोर्ट। حضرت آیت الله العظما امام خامنه‌ای درود می‌فرستیم. कैसे मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर। खामेनेई तक कैसे पहुंची इजराइल अमेरिकी सेना। किसने की ईरान के सुप्रीम लीडर से गद्दारी। कैसे कामयाब हुआ इजराइल अमेरिका का प्लान।
थैंक यू डॉन, थैंक यू। ईरान इस वक्त बदले की आग में धधक रहा है। क्योंकि उसके देश के नेता को उसी के सुरक्षा घेरे में मार दिया गया। देश में इस्लामिक क्रांति की आवाज को बुलंद करने वाले नेता को उन्हीं के परिवार के बीच युद्ध के बारूद का शिकार बनाया गया। हमला बेहद सटीक और योजनाबद्ध था। तेहरान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में मौजूद आधिकारिक कंपाउंड को निशाना बनाया गया। तड़के सुबह जब सुप्रीम लीडर अपने शीर्ष सैन्य कमांडरों और सलाहकारों के साथ बैठक में थे, तभी आसमान से मौत बरसी। कुछ ही मिनटों में सुरक्षा कवच ध्वस्त हो गया। ये सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं थी, बल्कि नेतृत्व को एक झटके में खत्म करने वाली रणनीति थी। अब पूरा ईरान सवाल पूछ रहा है, सुरक्षा में सेंध कैसे लगी और दुश्मन को अंदर की खबर किसने दी? इस पूरी कहानी को समझने के लिए पूरी कहानी समझना होगा। 28 फरवरी 2026 ईरान के लोकल टाइम के मुताबिक सुबह के 9:45 हो रहे थे। अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल के ऑपरेशन रोरिंग लायन के तहत पहला जॉइंट अटैक ऑपरेशन शुरू किया गया। टॉमाहॉक मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट्स ने एक साथ तेहरान, इस्फहान, कुम, कराज और केरमानशाह में 500 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। सबसे घातक वार तेहरान के डाउनटाउन स्थित सुप्रीम लीडर के आधिकारिक कंपाउंड पर हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 से ज्यादा बंकर बस्टर म्यूनिशन इस्तेमाल किए गए। उस वक्त खामेनेई अपने शीर्ष सलाहकारों अली शमखानी, मोहम्मद पाकपुर और अन्य कमांडरों के साथ मीटिंग में थे। पहले हमले में ही कंपाउंड पूरी तरह तबाह हो गया और इसी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए। यानी महायुद्ध के पहले ही घंटे में ईरान के सुप्रीम लीडर को मौत की नींद सुला दिया गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसी के साथ ईरान की हवाओं में कई सवाल तैरने लगे। किसने सुप्रीम लीडर के साथ गद्दारी की? किसने उनकी सही लोकेशन का पता बताया? आखिर इतनी आसानी से खामेनेई को कैसे टारगेट किया गया? दावा किया जा रहा है कि यह सिर्फ आसमान से बरसा हमला नहीं था, बल्कि जमीनी स्तर पर महीनों से चल रहा एक गुप्त अभियान था। इंटेलिजेंस नेटवर्क ने सुप्रीम लीडर की मूवमेंट, मीटिंग शेड्यूल और सुरक्षा पैटर्न की बारीक जानकारी जुटाई। साइबर इंटरसेप्शन और अंदरूनी सूत्रों के जरिए लोकेशन को रियल टाइम में ट्रैक किया गया। कहा जा रहा है कि हमले से ठीक पहले इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के जरिए कम्युनिकेशन सिस्टम को बाधित किया गया ताकि रिएक्शन में देरी हो। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी इशारा मिलता है कि विशेष ऑपरेशंस यूनिट ने जमीनी पुष्टि दी, जिसके बाद प्रिसीजन स्ट्राइक को हरी झंडी मिली। अगर ये सच है तो ये सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं, बल्कि भीतर तक घुसी एक खुफिया जंग थी, जिसका अंजाम पश्चिम एशिया में कोहराम की वजह बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और माना जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान में सत्ता परिवर्तन और मौलवी शासन के अंत के लिए खामेनेई को मौत के घाट उतारा। इसका असर दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। यहां भारत में भी खामेनेई की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लखनऊ से लेकर संभल तक शिया समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट दिखाते हैं।
इजराइल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई की मौत हो गई। ईरान कैबिनेट ने खामनेई की मौत पर 40 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। खामनेई की बेटी, दामाद और पोती की भी मौत की खबर है। लखनऊ के शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। लखनऊ में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी बढ़ा दी गई। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर नारे लगाए। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता इमाम खुमैनी की मौत की पुष्टि के बाद राजधानी लखनऊ में लोगों के विरोध प्रदर्शन का बड़ा तांता देखने को मिल रहा है। मेरे ठीक पीछे आप देखें तो पुराने लखनऊ का जो इमामबाड़ा है और ख़ास तौर से जो जगह हैं वहाँ पर शिया समुदाय के मुसलमान हजारों की संख्या पर सड़कों पर उतरे हुए हैं। लखनऊ में शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने खामनेई की मौत पर 3 दिन के शोक का ऐलान किया है। तमाम जितने भी मजलूमियत के हामी लोग और जालिमों के मुखालिफ लोग हैं, चाहे किसी धर्म किसी मजहब से ताल्लुक रखते हो, गुजारिश है कि इस शोक सभा में इस जलसे वो शरीक हो। मौलाना फरंगी महली ने ईरान पर हुए हमले की निंदा की और खामनेई की मौत पर दुख जताया। इस तरीके का हमला किया गया और इस हमले में स्कूल को भी नहीं बख्शा गया और मासूम बच्चों को मार दिया गया। और अब ये इस अटैक में खामनेई साहब की जिस तरीके से डेथ हुई है उसकी हम सब लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि खामनेई को इतिहास बहादुर लीडर के तौर पर याद रखेगा। आज उनका जाना यकीनी तौर पर मैं तो व्यक्तिगत रूप से बेइंतहा आहत हूं। उनका जाना पूरे दुनिया के लिए और खास तौर से इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर एक बहादुर नेता का जाना है। संभल में भी खामनेई की मौत के विरोध में प्रदर्शन हुआ है। शिया समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। खामनेई की मौत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हजारों शिया समुदाय के लोगों ने अपना विरोध जताया। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के कराची में ईरान पर अमेरिका हमले और खामनेई की मौत के विरोध में अमेरिकी हमला बोल दिया। भीड़ पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने फायरिंग में कई लोगों की मौत की खबर है। प्रदर्शनकारियों ने यूएस दूतावास को घेर लिया था और कई जगहों पर आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने कराची में यूएस कॉन्सुलेट की खिड़कियां भी तोड़ डाली। अमेरिकी कौंसल खाने को आग लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ईरान और इजराइल में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है, लेकिन इस युद्ध से हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। भारत से भी कई परिवार ईरान में फंसे हुए हैं। यहां उनके परिजन उनकी सलामती और वतन वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ईरान और इजराइल के बीच छिड़े युद्ध की वजह से पूरी दुनिया टेंशन में है। दोनों तरफ से तनातनी कम नहीं हो रही, लेकिन इसका असर दूसरे देशों के नागरिकों पर पड़ रहा है। भारतीय नागरिक भी इससे बुरी तरह प्रभावित हैं। अंबेडकर नगर का एक परिवार बेहद चिंता में डूबा हुआ है। शहजादपुर अब्दुल्लापुर निवासी एतबार हुसैन के परिवार के 5 सदस्य इन दिनों ईरान में फंसे हुए हैं। 2 दिनों से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिससे परेशानी बढ़ती जा रही है। एतबार हुसैन के बेटे, दामाद, बेटी और उनके 2 बच्चे ईरान में रह रहे थे। 27 फरवरी को आखिरी बार घर पर बातचीत हुई थी, लेकिन उसके बाद से परिवार का किसी से संपर्क नहीं हो सका। फिलहाल परिवार की निगाहें सरकार की पहल और सुरक्षित वापसी की उम्मीद पर टिकी हैं। तो से हमारी उनकी कोई बात नहीं हो पाई। किस हालत में है, किस कंडीशन में है, वो हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हमारा परिवार सारे लोग बहुत परेशान हैं। खास करके अपना मेरा परिवार है, इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि मैं कैसे अपने परिवार से मिल सकूंगा। और मैं इस भारत सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें पहल करके मेरे परिवार को भारत वापस लाया जाए। और बाकी आदमी कहाँ है भाई? बाकी आदमी घूमने टहलने गया मार्केट में, थोड़ा सामान वाला। इस महायुद्ध की तपिश अब बाराबंकी के गांव तक पहुंच गई है, क्योंकि जगदीशपुर गांव के दर्जनों युवक इजराइल में मजदूरी कर रहे हैं। युद्ध के साए के बीच रह रहे इन मजदूरों के परिजन गहरी चिंता में हैं। हालांकि वहां मौजूद भारतीय श्रमिकों ने
वीडियो कॉल के जरिए अपने परिवारों से बातचीत की है। फिलहाल वो सुरक्षित जगहों पर हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जगदीशपुर गांव के रहने वाले अंकुर राजपाल सिंह समेत करीब 20 से ज्यादा लोग इजराइल में शटरिंग का काम करते हैं। ईरान की तरफ से दागी जाने वाली मिसाइलों को आसमान में डिफ्यूज किया जा रहा है, जिन्हें ये लोग अपनी आंखों से भी देख रहे हैं। लेकिन युद्ध की वजह से टेंशन बढ़ती जा रही है। परिजन उम्मीद लगा रहे हैं कि जल्द से युद्ध खत्म हो और सभी सुरक्षित वतन वापसी कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।